सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये जानने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले कि वेव नेचर जो है लाइट का वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता था। वेव नेचर के लिए हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू NH न्यू, जो प्लैंक्स थ्योरी होती है उससे पढ़ा था अपने। तो प्लैंक्स थ्योरी से हमें या वेव नेचर ऑफ लाइट से हम ये तो बता सकते हैं कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं लाइट की जो वेव नेचर से नहीं समझाई जा सकती, उनमें से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मॉल में जब हम एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारी जगह पर जो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं जो खुल जाते हैं और वापस से बंद हो जाते हैं। किस फिनोमेना के बेस पर ये प्रोसेस हो रहा होता है, या कुछ जगह पर ऐसा भी होता है जहां पर हमें बड़ी काउंटिंग करनी होती है, पर्सन्स को काउंट करना होता है कि कितने लोग अंदर गए कितने बाहर गए, तो एक लाइट का सोर्स, एक फिनोमेना यूज किया जाता है जिससे वो काउंटिंग पॉसिबल होती है। राइट, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिन सब क्वेश्चन के आंसर्स लेके आएगा, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ने ये कंसेप्ट दिया था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना से भी जुड़ा हुआ है। 1887 में परफॉर्म किया गया, और जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एक मेटल सरफेस होता है। यहाँ पर इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पर ये मेटल सरफेस दिख रहा होगा आपको। जो मेटल सरफेस है वो एक सूटेबल लाइट से, एनर्जी से टकराया जाता है। एक लाइट इंसिडेंट की जाती है प्रॉपर्ली, ये लाइट होती है जिसकी एनर्जी यहाँ पर टकरा रही है। और किससे टकरा रही है? मेटल से टकरा रही है। तो ये मेटल सरफेस किस किस की हो सकती है? दिस मेटल सरफेस कैन बी ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यही चॉइस क्यों ली गई इनकी? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती है। होता क्या है उससे, जैसे ही मेटल सरफेस से टकराती है वैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, एंड दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह का कुछ सेटअप रहता है, और इसको जूम करके देखते हैं। और जो एमीटर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर करंट भी मेजर कर सकता है कि कितना हुआ होगा, और कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड कर रहा होगा वो अपन देख रहे हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन पॉप आउट ऑफ द मेटल, वो एनर्जी कितनी है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड इफ इट एब्सॉर्ब फोटोन फ्रॉम द लाइट बीम दैट has enough energy, and no matter how many photons hit the electron, if they don't have the right frequency of electron does not get out। जब तक एक suitable frequency की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकते हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकमिंग एनर्जी है, यहाँ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, केवल उतनी ही एनर्जी दे रहे हैं जितनी उसको हटने के लिए चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इनिशियली जब सरफेस पे है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द फॉर्मूला इज h nu is equals to h nu 0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड h nu नॉट क्या है, इज वर्क फंक्शन। ऐसा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मान लेते हैं 100 यूनिट से बाइंड हो रहा है, तो जब तक इस 100 यूनिट से ज्यादा की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। मान लीजिए आपने 120 की एनर्जी थी, तो 100 तो उसको चाहिए था, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वो होगी 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। बिल्कुल सिंपल मैथ्स लगती है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इंस्टेंटेनियसली, इसमें तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो सेटबैक थे वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए, उसमें से फर्स्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स दिस सरफेस, दैट इज कोई टाइम लैग नहीं था उनके बीच में, जैसे ही सरफेस से टकराया एज सून एज एंड इमीडिएटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केम आउट ऑफ इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन की जैसे ही मेटल सरफेस से लाइट टकराएगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सेकंड है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मोर द ब्राइटनेस, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम इट। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द थर्ड वन इज फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन ये ऐसा लिखेंगे h, ये न्यू 0 लिखेंगे, इसको अपन न्यू 0 राइट दिस, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इससे कम एनर्जी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है
इंफ्रारेड बीम्स जो यहाँ से पास हो रही होती है, जैसे ही कोई इसको कट करेगा तो यहाँ पर रिसीविंग यूनिट काउंट हो सकती है। फॉर्मूला हम सभी को समझ में आ चुका है, एंड दैट इज E इज इक्वल्स टू, हम पढ़ रहे हैं E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना है। और E कैसे निकलता है ये आप सबको पता है, h न्यू की फॉर्मेट में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट में। डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फॉर्मूला इक्वेशन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ये हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है, और इसी को हम इंसिडेंट एनर्जी कहेंगे। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, वेयर ई नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, या वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं इसी को। एक एग्जांपल से इस बात को देखते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल 3-4 तरह के पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले दे रखा हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है दिस मच, ये मेटल सरफेस से टकरा रही है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद वेलोसिटी दिस मच, तो वेलोसिटी भी दे रखी है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, आपसे पूछा जा रहा है कितनी एनर्जी मिनिमम चाहिएगी, यानी कि यहाँ पर जो निकालना है वो है ई नॉट। आई थिंक ये समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिएगा क्वेश्चन में करना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप फॉर्मूला जानते हैं बार बार, ये एच यू इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, h की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये रही, इज इक्वल्स टू ई नॉट जो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अदरवाइज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, और साथ में वेलोसिटी भी गिवन है, उसका स्क्वायर करना है। तो therefore E naught is equals to क्या आ गया हमारे पास 296.9 into 10⁻21 माइनस 155, इसको मल्टीप्लाई करके 155.7 into 10⁻21 आया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 341.2, और इसको सिंपल जूल में लिखना चाहते हैं 3.4 into 10⁻19 जूल वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वेलोसिटी दे रखी थी, मास दे रखा था, हमें सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी थी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का तरीका। इसमें दे रखा है कि मेटल्स, जो सर्टेन मेटल था, इट वाज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.2 into 10⁻16 सेकंड इनवर्स, ये हर्ट्ज में यूनिट में दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड had twice the kinetic energy as did the photoelectrons emitted when the same metal was irradiated by frequency this. So that means हमें दो frequencies दे रखी हैं, mu1 and mu2, दो अलग अलग frequencies दे रखी हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, कैसे निकलेगा। हम मान लेते हैं सबसे पहले एनर्जी का पार्ट देख रहे थे, उसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उसको x मान लेते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, उसे y मान लेते हैं। इन दोनों को मानने पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला दो, और एक इक्वेशन फर्स्ट इसके लिए बनेगी, सेकंड इसके लिए बनेगी। दोनों के लिए जो कॉमन x था वो वही रहेगा। x क्या है यहाँ पर, जो काइनेटिक, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हिंट दे रखी है कि ट्वाइस दी काइनेटिक एनर्जी, इट इज गिवन एज ट्वाइस दी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हमने y काइनेटिक एनर्जी मानी थी, तो फर्स्ट केस में ट्वाइस हो गई। तो इस तरह से हम y और x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज h न्यू 0 इज इक्वल टू दिस मच, h से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8 into 10⁻15 सेकंड इनवर्स, या इसी को हर्ट्ज भी कह देते हैं। सो तीन तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। यही क्वेश्चन अगर लैम्डा के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता तो भी हम निकाल सकते थे, hc/लैम्डा रख दिया जाता। ई नॉट गिवन है यहाँ पर, ये वैल्यू अपन निकाल चुके थे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा नॉट भी निकालने पर इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दैट केस हम लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc/ई नॉट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरी को आपने डेफिनेटली पढ़ा, जाना। अब आगे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसके अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली जो अपन लोगों ने बात करी थी इंसिडेंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, इन सब में रिलेटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा।